तो सबसे पहले बीएलए की जो लीडरशिप थी या उनके जो लोग थे, वो ने इंडियन चैनल्स के साथ राब्ता किया और पूरी कार्रवाई जो है वो इंडियन चैनल्स पे वो चला रहे थे। तो इससे लग ऐसा रहा था कि जहाँ से उनको फंड्स मिले थे या जहाँ से उनको ये बैकअप मिल रही, फिर जो ही वो कार्रवाई शुरू हुई, तो राब्ता उनका था इंडिया टुडे के साथ। मतलब अच्छा। है वो दिल्ली के साथ जो थे, वहाँ से वो सारी कार्रवाई वो इंडियन टेलीविजन्स पे बराह रास्त दिखा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी अहमद फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, जिस तरह के एक हौलनाक कह लें एक अजीब सी सूरत-ए-हाल थी पिछले 2 दिनों से जो बीएलए ने अटैक किया था ट्रेन पर और उसमें जिस तरह लोगों को बेदर्दी से शहीद किया गया। फिर एक पाक फ़ौज ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन क्लीन अप किया और बिल्कुल जो वहाँ दहशतगर्द मौजूद थे, उनसे जो यरगमाली थे पाकिस्तानी, उनको निकाला गया और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इसी मौजू पे हमने आज हसन खान साहब को लिया है अपने साथ। इनसे हम जानेंगे कि ये क्या वाकया, क्या किस तरह ये वाकया पेश आया, फिर क्या डील की भी बातें चल रही थी कि वो चाहते थे कि हमारे कुछ रहनुमा जो गिरफ्तार किए हुए बीएलए के, उनको छोड़ा जाए, फिर वो यरगमालियों को छोड़ेंगे। तो इस तरह की भी काफी बातें चलती रही। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। हसन भाई, आप इस सारे ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? ये हुआ कैसे कि बीएलए वाले कामयाब कैसे हो गए ये सब करने में? देखिए कज़ाफ़ी साहब, ये जो ट्रेन हाईजैकिंग था ना, मेरे ख़्याल में ये दुनिया में दूसरा वाक़या होगा, तो एक बहुत बड़ा वाक़या था। क्योंकि आपने देखा होगा कि हिस्टोरिकली कभी ट्रेन जो है ना, वो हाईजैक नहीं हुए हैं। एक तकरीबन 1977 अराउंड में हुआ था हॉलैंड में। उसके बाद ये दूसरा जो कामयाब हाईजैकिंग जिसे हम कह सकते हैं जो दहशतगर्दों ने किया है, तो वो यही था और वजह उसकी यही है कि ट्रेन हाईजैकिंग के लिए बहुत हाई लेवल की कमांड एंड कंट्रोल एक सिस्टम होना चाहिए, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेन जिस इलाके में ट्रेन को रोका गया था, तो वो आबादी से क्या एक जो सड़क है, रोड है, उससे भी तकरीबन 25-30 किलोमीटर पे था और फिर ऐसी जगह पे उसको स्टॉप किया था कि आगे और पीछे टनल्स थे। तो बिल्कुल एक बड़ी इम्पोर्टेंट जगह पे और वहाँ पे जहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम भी काम नहीं करते, मतलब है कि मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे काम नहीं करता है। फिर ट्रेन की अपनी स्पीड होती है और ट्रेन को रोकने के लिए बड़ी एक वो करनी पड़ती है। तो मेरा तो अपना ख़्याल ये है कि बीएलए जो अभी तक वो सिर्फ़ जगह ज कहीं पे पुलिस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को टारगेट करना या आम शहरियों को जो है एथनिक बेस पे जो उनको उनके साथ ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ उसमें मुलव्विस रही है। इतनी बड़ी कार्रवाई जो है डेफ़िनेटली ये बग़ैर जो है ना स्टेट सिस्टम अगर आपके बैक पे ना हो, तो मुझे ये बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी। और फिर जी। आपने देखा कि ये हो गया, उसके बाद आप सिक्योरिटी मोबिलाइज़ेशन करनी थी, रोड वहाँ पे नहीं थे, तो जितना पाकिस्तान मिलिट्री ने जो मेरे ख़्याल में ऑपरेशन किया, ये भी एक तारीख़ साज़ ऑपरेशन हम इसे कह सकते हैं कि ऐसा इलाका जहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुँचाने के लिए भी आपको घंटा, 2 घंटे जो है ना, वो लगने थे। इतना ये और वहाँ पे फिर जो कमांडोज़ को ड्रॉप करना, ड्रोन का इस्तेमाल करना, तो ये एक बहुत बड़ा जो है मेरे ख़्याल में सबर आज़मा एक ऑपरेशन था और जिसमें 24 आवर्स में हमने देखा कि टोटल जो लगे ट्रेन हाईजैक हुआ और फाइनल तक जो है ना 27 आवर्स की ये ऑपरेशन पूरी कार्रवाई रही। तो इसमें जो हमने देखा कि दहशतगर्दों ने इनिशियली तो तकरीबन 300 के करीब या 350 के या इससे ज़्यादा जो थे उनको यरगमाल बनाया था और ज़ाहिर-सी बात है उनके कुछ डिमांड्स थे। लेकिन हुकूमत ने और स्पेशली मिलिट्री ने उनके साथ सिरे से नेगोशिएशन का ऑप्शन जो है उसको क्लोज़ किया था कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। सॉरी। और फिर एक और बड़ा चैलेंज जो था पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, वो यही था कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म करना था, क्योंकि अगर नेगोशिएशन में जाते, यरगमालियों के हवाले से बातचीत होती, तो फिर ये आज भी बड़ी खबर होती, कल भी बड़ी खबर होती और आने वाले जो है मतलब ये कि ये डे आफ्टर टुमारो भी ये एक बड़ी खबर होती और दुनिया में पाकिस्तान बदनाम होता, दुनिया में
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनकी बदनामी होती। तो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई इसमें कैजुअल्टी हुई है, सिविलियन की कैजुअल्टीज़ भी हुई है, गवर्नमेंट अहलकार जो कि ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उनकी भी कैजुअल्टी हुई है। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट अभी तक आई है, वो तो यही है कि तकरीबन 21 के करीब जो है ट्रेन से जो उतारे गए सिविलियन थे या गवर्नमेंट अहलकार थे, उनको ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने मारा था और 350 जो है उनको आज़ाद किया कराया गया है। तो ये एक बड़ा मेरे ख़्याल में सबसे मुश्किल मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन था। जिस तरह बीएलए ने सबसे मुश्किल टास्क चूज़ा मतलब ये सेलेक्ट किया चूज था, किया। इसी तरह उसके खिलाफ ऑपरेशन करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है सर, मुश्किल तो था लेकिन इसको बड़ी कामयाबी से पाक फौज ने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह ये बीएलए है, ये बगैर फंड्स के तो इस तरह की पार्टी नहीं चलती, इनको कहाँ से फंड्स आते हैं? कुछ लोग तो इसे भारत के साथ जोड़ते हैं। आप क्या समझते हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? देखिए, हम जो है ना जो आप देखिए कि जिस तरह ये बीएलए ने जब ट्रेन को रोका और ट्रेन के अंदर जो है ये दहशतगर्दाना कार्रवाई शुरू की, तो सबसे पहले बीएलए की जो लीडरशिप थी या उनके जो लोग थे, वो ने इंडियन चैनल्स के साथ राब्ता किया और पूरी कार्रवाई जो है वो इंडियन चैनल्स पे वो चला रहे थे। तो इससे लग ऐसा रहा था कि जहाँ से उनको फंड्स मिले थे या जहाँ से उनको ये बैकअप मिल रही थी। जिस तरह मैंने अपने पहले जो मेरा जो पॉइंट था उसमें जो मैंने कहा कि इतना बड़ा जो हाईजैकिंग और स्पेशली वो ट्रेन का जिसके लिए सोफिस्टिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए, लीडरशिप स्ट्रक्चर होना चाहिए और साथ ही रिसोर्सेज वहाँ पे वेपन सप्लाई करना, वहाँ पे लोगों को ले जाना और वहाँ से जो है ना पूरा कोऑर्डिनेट करना। तो ये बीएलए की लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये उनकी लेवल की बात है। तो ज़ाहिर-सी बात है और फिर जो ही वो कार्रवाई शुरू हुई, तो राब्ता उनका था इंडिया टुडे के साथ। मतलब अच्छा। है वो दिल्ली के साथ जो थे, वहाँ से वो सारी कार्रवाई वो इंडियन टेलीविज़न्स पे बराह रास्त दिखा रहे थे। तो ज़ाहिर है इसका मतलब भी यही है और पहले भी आपने सुना होगा कि इंडिया जो है काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, वो कुलभूषण यादव आपको याद होगा जिसको फिर पकड़ा गया था, वो नेवी का सीनियर ऑफिसर था, इस वक़्त पाकिस्तानी जेल में है। इसके अलावा भी इंडियन लीडरशिप ने, सियासी लीडरशिप ने वक़्तन-फ़वक़्तन ये अंदिया भी दिया है कि हम बलूचिस्तान में जो है पाकिस्तान को ब्लीड करेंगे और वो ब्लीड कर रहे हैं। और उनके मुतालबात आप देखें, मुतालबात ये था, पहला मुतालबा कि चीन की जो सरमायाकारी है उसको बंद किया जाए। बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए। तो अब बलूचिस्तान को अगर आपने आज़ाद करना है तो कौन से बलूचिस्तान को? आपको पता है बलूचिस्तान ज़्यादातर तो 50% तो वहाँ पे वो पश्तून बलूचिज हैं जो कि इनके साथ 70s के बाद उनका हिस्सा बनाया गया था। तो ये है और फिर देखिए ये जो बीएलए ने जो साइट सेलेक्ट किया था या जहाँ पे अभी उनकी कार्रवाइयाँ हैं, ये बोलान है, हरनाई है और सिब्बी है। ये अगर आप पाकिस्तान का जियोग्राफिकल मैप देखें, तो ये सेंटर ऑफ द कंट्री आता है। मतलब है कि यहाँ से आपको यहाँ से सिंध एंटर होते हैं, यहाँ से पंजाब एंटर होते हैं। तो ये बड़ा एक मतलब है कि एक सेंट्रल पोज़ीशन भी सेलेक्ट किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि इतनी मेटिकुलसली एक कार्रवाई करना और मुश्किल कार्रवाई और उनके लिए रिसोर्सेज़ तो ये ज़ाहिर-सी बात है, एक ही जो है क्योंकि अफ़गानिस्तान अगर हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ़ मतलब है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वो कर रहे हैं। बाकी रिसोर्सेज़ का ताल्लुक है, ट्रेनिंग का ताल्लुक है, प्लानिंग का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी एविडेंट है कि ये इसका हिंदुस्तान के साथ इसका वो है लिंक्स बनता है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो एक हो गया अभी जो भी इसे कह लें कि एक अजीब-सी सिचुएशन थी 2 दिन से और एक पूरा फिर फौजी ऑपरेशन हुआ। सर ये तो एक हो गया जो होना था। लेकिन स्टेट की आगे की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? आप कैसे देखते हैं? क्या करना चाहिए? इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये हर साल में 1-2 दफ़ा होते हैं इस तरह के वाक़यात। देखिए, मेरे ख़्याल में रियासत के लिए जो पहला काम करना होगा वो ये है कि आम लोगों को, आम बलोच जो है बलोचिस्तान के या जो कलात डिवीज़न या ये मकरान, सिब्बी वग़ैरह, इनको जो है दहशतगर्दों से
अलहदा करना पड़ेगा। उनके जो ग्रीवियंसेस है, उनको एड्रेस करना पड़ेगा, पॉलिटिकली एंगेज करना पड़ेगा। और जो दहशतगर्दी करते तो मेरे ख़्याल में फिर उनके साथ जो है बड़ी वो जो कहते हैं ना आहनी हाथों से निपटना पड़ेगा। और लेकिन इसमें एहतियात ये करना पड़ेगा कि आम आदमी जो है उनके जो मसाइल है या उनके जो गिले-शिकवे हैं रियासत से या उनकी जो सियासी लीडरशिप उनके गिले-शिकवे हैं, मेरे ख़्याल हुँ, में रियासत को टू फ्रंट पॉलिसी जो है पे जाना पड़ेगा। एक हुँ, पॉलिसी वो होगी जो कि आम बलूचिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है, उनके साथ, और दूसरा वो जो कि रियासत के खिलाफ जिसने बंदूक उठाया है। तो मैं समझता हूँ कि वही सही पॉलिसी होगी। पार्लियामेंट में आके डिस्कस करना पड़ेगा। क्लोज़ डोर्स मीटिंग में इस किस्म की पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का आधा ज्योग्राफिकली जो है वो आधा पाकिस्तान है। 47 या 43% पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है उसका उस पे मुश्तमिल है। तो मेरे ख़्याल में उसके लिए मल्टी प्रोंग पॉलिसी होनी चाहिए। दहशतगर्दों को आम आदमी, आम बलोचों से अलहदा ट्रीट करना पड़ेगा। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के हसन खान साहब हमें बता रहे थे कि दहशतगर्दों को दहशतगर्दों को हथियार से निपटना है, उनको उनके साथ बाकायदा एक जंग करके उनसे निपटना है। लेकिन जो आम शहरी हैं, बलोची आम लोग हैं, उनके साथ प्यार से बातचीत करके डील करना, जो वहाँ के नौजवान हैं उनके साथ। और इसी के साथ नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और हसन खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।